हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के कृषि विज्ञान यानी कि झारखंड एग्रीकल्चर साइंस में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है वैसे स्टूडेंट के लिए जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और आज का जो मेरा क्लास है ये मुख्य परीक्षा का एक भाग है। अगर जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 में आप लोगों को एग्रीकल्चर साइंस पढ़ने हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो झारखंड से संबंधित है। तो इसमें जो क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने लिया है वो है वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं। वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं और झारखंड राज्य में वर्षा आधारित कृषि तकनीक का प्रयोग कर कृषि में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है और इसके अंगीकरण में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालें। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर 3 भागों में बांटा जाए तो पहला जो भाग है वो है वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं, ये पहला भाग है। और जो दूसरा भाग है वो है झारखंड राज्य में वर्षा आधारित कृषि तकनीक का प्रयोग करके कृषि में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, ये दूसरा भाग है। और जो तीसरा भाग है उसमें ये बताना है कि जब वर्षा आधारित कृषि की जाती है झारखंड के क्षेत्र में तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये तीसरा भाग है। तो जब मैंने आंसर किया है तो इसके मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग जो है वो भूमिका का, दूसरा भाग जो है वो है मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। भूमिका में मैंने लिखा है कि भूमि एवं जल प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दी गई 2 अनमोल संपदाएं हैं जिनका कृषि हेतु उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आया है। तो प्रकृति के द्वारा दिया गया 2 अनमोल उपहार कौन कौन से हैं, तो वो है भूमि और जल। और इन दोनों का प्रयोग मानव जो है वो कृषि कार्यों के लिए करता है। हमारे देश की आर्थिक उन्नति में कृषि का बहुमूल्य योगदान है। अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो है कृषि। और कृषि के कार्य में भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्यों में संलग्न हैं। वही स्थिति झारखंड की भी है। देश में लगभग 70% कृषि जो है वो भूमि वर्षा पर निर्भर है। 70% जो कृषि भूमि है देश की वो वर्षा पर निर्भर वहाँ कृषि होती है। वहीं झारखंड राज्य कृषि प्रधान भी राज्य है और झारखंड की अर्थव्यवस्था भी जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है। जिस तरीके से भारत की कृषि मानसून पर आधारित है उसी तरीके से झारखंड की भी जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। और झारखंड में मानसून अनिश्चित है, कभी कभी सूखा प्रभावित भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसको सूखा प्रभावित जिले भी घोषित किए जाते हैं। अन्य वर्षों की अपेक्षा औसतन वर्षा की कमी हो जाती है किसी किसी वर्ष। तो कृषि कार्य के लिए मानसून पर निर्भरता अधिक होने के कारण राज्य में कुल कृषि 29.74 लाख हेक्टेयर का लगभग 26% भाग सिंचित है। कुल सिंचित भूमि का 58.3% भाग जो है वो सतही जल के द्वारा और 47.7% भाग जो है वो भूमिगत जल के द्वारा सिंचित होता है। झारखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा केवल 20% तक ही बढ़ाई जा सकती है। इससे ज्यादा सिंचाई की सुविधा नहीं बढ़ाई जा सकती है। बहुत अगर प्रयास किया जाता है तो इससे अधिक होने की संभावना कम है। चूंकि यहाँ सालों भर बहने वाली नदियों की कमी है। कोई ऐसी नदी नहीं है जो वर्षवाहिनी है, सालों भर उसमें जल जो है वो प्रवाहित होते रहता है और उसके द्वारा सिंचाई के कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी कोई नदी नहीं है। और भूमि भी पठारी है तो जो भूमिगत जल है उसका भी प्रयोग कृषि कार्यों में नहीं किया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं बृहद स्तर पे। इस क्षेत्र में वर्षा तो करीब 1400 से लेकर के 1500 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन अवधि जो है वो केवल 3.5 या 4 माह का होता है। वर्षा जो है वो साल के केवल या तो 3.5 माह नहीं तो कभी कभी 4 माह तक चलती है। 15 जून से लेकर के अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक यहाँ बारिश होती है। वर्षा की तीव्रता अधिक होने पर भूक्षरण की समस्या बराबर बनी रहती है, क्योंकि जो पठारी भूमि है तो अगर उस पे जो मिट्टी होती है तो अगर बहुत तीव्र बारिश होगी तो तीव्र बारिश के कारण भूमि का क्षरण होता है। तो भूमि के क्षरण की समस्या बढ़ती जाती है, जिस कारण से
जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है। इसके विपरीत वर्षा ऋतु खत्म होने पर नवंबर और दिसंबर में सुखाड़ रहता है, क्योंकि उस समय में बारिश नहीं होती है। यानी वर्षा आधारित जो रबी फसलों जो वर्षा पर आधारित जो रबी फसल है उसको सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ के अधिकतर किसान छोटे और सीमांत हैं, इसलिए वर्षा पर आधारित खेती के लिए तकनीकी रूप से भूमि क्षरण तथा जल का संरक्षण की विभिन्न विधियों को सुनियोजित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अगर अच्छी कृषि करनी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्षा के कारण जो भूमि क्षरण हो रहा है इस समस्या से निजात पाया जाए, या फिर जो ये जल संरक्षण जो है उसकी विभिन्न जो अलग अलग जो विधियां हैं उसको अपनाया जाए। और इसका ये जो अन्य विधियां जो हैं उसका विवरण निम्नवत है। अब हम लोग चलिए कौन कौन सी विधियां जिसका प्रयोग में लाया जा सकता है वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत। तो झारखंड राज्य की भूमि की बनावट के आधार पर यह 3 प्रकार की है। भूमि जो है वो 3 प्रकार की बनावट के आधार पर है। तो एक तो है ऊपरी भूमि, जिसको झारखंड में टाड़ के नाम से जाना जाता है। वही दूसरा भूमि है वो मध्यम भूमि, बीच वाला भाग है ये। और तीसरा जो भूमि है वो है नीचे वाली भूमि, इसको दोन कहते हैं। तो तीनों जमीन की बनावट जो है वो एक दूसरे से भिन्न होती है, अलग अलग इसकी बनावट होती है। और इसके आधार पे निम्न तरीके को अपना करके कृषि में सुधार किया जा सकता है। भूमि के आधार पे अब कृषि के कार्य किए जा सकते हैं। तकनीक अब जो वर्षा आधारित कृषि है वैसे उनकी तकनीक को प्रयोग में लाया जा सकता है और कृषि के उत्पादन में बढ़ाया जा सकता है। तो ये कौन कौन से तकनीक हैं? तो ये है मिट्टी तथा जल संरक्षण, फसलों की आगत बुआई, इसमें पहला है मिट्टी तथा जल संरक्षण, दूसरा है फसलों तथा किस्मों का चुनाव, तीसरा है फसलों की आगत बुआई, चौथा है पौधों की पर्याप्त संख्या। ये मैंने नंबरिंग यहाँ थोड़ा गलत कर दिया है। यहाँ 5वां है खरपतवार नियंत्रण, 6ठा है बीच वाली जमीन में कृषि, 7वां है नीचे वाली जमीन में कृषि। तो इस तरीके से तकनीक जो है वर्षा आधारित कृषि जो है वो किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिट्टी तथा जल संरक्षण के बारे में, किस तरीके से मिट्टी का संरक्षण और जल का संरक्षण किया जा सकता है। ये देखिए, इसके लिए छोटे छोटे तालाब बना करके वर्षा के पानी को जमा किया जा सकता है। अलग अलग तालाबों के माध्यम से जैसे तालाब बना दिया गया और इसमें वर्षा के जल जो है उसको सिंचित किए गए और फिर बाद में इसी तालाब के माध्यम से अन्य जो खेत हैं वहाँ कृषि के कार्य जो है जहाँ कृषि के कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें पाइप के माध्यम से यहाँ पर जल जो है जिस समय में बारिश नहीं हो रही है तो वो जल यहाँ पर पहुँचाया जा सके जब जल की आवश्यकता हो, और बारिश का पानी इन तालाबों में जो है वो सिंचित रहता है। तो इसके लिए छोटे छोटे तालाब बना करके वर्षा के पानी को जमा किया जा सकता है। इन तालाबों में वर्षा के जल को जमा किया जा सकता है और जब सुखाड़ के दिनों में इसे सिंचाई के काम में लाए जा सकते हैं। और जिस माह में वर्षा नहीं हो रही है और सिंचाई की आवश्यकता है पौधों को, तो इन तालाबों में जो सिंचित जल है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इससे मिट्टी का भी क्षरण रुकता है और भूमि की उर्वरता तथा जल धारण की क्षमता भी जो है वो बढ़ती है। भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण के लिए निम्न विधियां को अपनाया जा सकता है। पहला है ढालू सीढ़ीदार क्षेत्र बनाकर, तो ऐसे खेत बना करके जो सीढ़ीदार खेत हो और इसमें मेड़ बनाया जा सकता है ताकि यहाँ जैसे बारिश का जल आया तो यहाँ मेड़ बना दिया गया तो ये जल बहुत तीव्र गति से यहाँ नहीं बहेगा, धीरे धीरे ये नीचे जाएगा, बाकी के जल जो है यहाँ पर फैल जाएंगे। फिर यहाँ मेड़ बनाया जाएगा, फिर यहाँ के जल जो यहाँ फैलेंगे और बाकी अतिरिक्त जो जल है वो धीरे धीरे वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ढालू या सीढ़ीदार खेत बनाकर या जल संभरण या संचयन करके अलग अलग जलाशयों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, नदियों के द्वारा, कुओं में जल को संरक्षित करके। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानना है। चूंकि एक प्रश्न का उत्तर इसको यहाँ मुझे और भी अन्य कंटेंट को डालने थे इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वर्षा जल के संरक्षण जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दूसरा जो टॉपिक है उससे। तो ये है फसलों एवं किस्मों का चुनाव। ये है टॉपिक, फसलों और किस्मों का चुनाव। अगर वर्षा आधारित अगर कृषि करनी है तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अच्छे उस तरीके के फसलों और किस्मों का चुनाव किया जाए
जिसमें जल जो है कम प्रयोग किया जाए, उनको सिंचाई करने में जल की मात्रा कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो। तो फसलों एवं किस्मों का चुनाव बहुत महत्व रखता है। जैसे कि ऊंची टाट जमीन में धान की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ जल तो रुकते नहीं हैं, तो धान की अपेक्षा ज्वार, मड़ुआ, मूंगफली, मकई, सोयाबीन आदि की फसलें लिए जा सकते हैं। और फिर वहाँ पर भूक्षरण की भी समस्या रहती है जो ऊंची टाट भूमि होती है। और कुछ निचली तथा भारी टाट जमीन जिसकी जल धारण क्षमता थोड़ी अधिक है, तो वहाँ पर उन्नत गोरा BR23 या 29 या और कोई दूसरी किस्म जो 90 दिन में ही तैयार होती है, इसको लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लगे इसको तैयार होने में, तो ये किस्म लिए जा सकते हैं फसल के। इससे सुखाड़ पड़ने पर भी पैदावार में कोई कमी नहीं होती। अगर सुखाड़ पड़ता है, बारिश अच्छी नहीं होती है, तो भी किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ फसल जो है जो पैदावार होंगे। अब हम लोग जानेंगे फसलों की आगत बुआई। तो यह असिंचित खेती के लिए बहुत महत्व रखता है। वर्षा की शुरुआत जो है वो देर से होने पर धान और मूंगफली की सूखी बुआई भी की जा सकती है। अगर वर्षा देरी से आ रही है, सही समय पर अगर बारिश नहीं हो रही है, तो वर्षा की शुरुआत देर से होने पर धान और मूंगफली की सूखी बुआई भी की जा सकती है। इस प्रकार रबी की खेती भी कोशिश यह रहे कि अक्टूबर के अंत तक मिट्टी की नमी के अनुसार बुआई कर लें। तो रबी की खेती अगर करनी है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब अक्टूबर माह आ रहा है तो अक्टूबर माह के अंत तक मिट्टी की नमी के अनुसार बुआई कर लेनी चाहिए। सबसे पहले चना और तोरी, और इसके बाद तीसी और कुसुम, तथा आखिर में जौ मसूर की बुआई करनी चाहिए। तो ये एक तरीका है फसल बोने का ऐसे जगह पर जहाँ पर वर्षा की अनियमितता है, वर्षा देरी से होने वाली है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है पौधों की पर्याप्त संख्या। बहुत ज़्यादा पौधे को संख्या नहीं होनी चाहिए, सही मात्रा में पौधे होने चाहिए। तो शुष्क भूमि में पौधे की पर्याप्त संख्या बहुत आवश्यक है। इसके बिना उपज में कमी और अधिक होने का खतरा लगा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं तो इनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो उत्पादन कम हो जाते हैं शुष्क भूमि में। तो समान दूरी पर जो पौधे हैं या एक सही मात्रा में पौधों को लगाना ज़रूरी है। खरीफ में छिछली तथा रबी में गहरी बुआई करनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में, क्योंकि जब फसल बोए जाते हैं तो उसके साथ साथ खरपतवार भी जो हैं वो उग जाते हैं और वो प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जो जिन नमी या जो जल की आवश्यकता पौधों को होनी चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए, तो उस जल को खरपतवार जो हैं वो भी लेने लगते हैं। तो प्रतिस्पर्धा दोनों में हो जाती है, तो उत्पादन कम हो जाते हैं। तो खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। तो वो उसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। खेतों को खरपतवार से हमेशा मुक्त रखें, क्योंकि फसलों को उपलब्ध होने वाली जल एवं पोषक तत्वों को खरपतवार ले लेते हैं। जो पोषक तत्व मिलने चाहिए पौधों को, वो जो फसलों को जिनको बोया गया है, तो उन पोषक तत्वों और उन जल को कौन लेने लगता है? तो खरपतवार लेने लगते हैं और फसलों की उपलब्धि कम होती है, जिससे कि पैदावार कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब हम लोग भूमि के आधार पे जानेंगे कि जो ऊपरी भूमि या जो टांड भूमि है उसमें कृषि कैसे करनी है, जो बीच वाली भूमि यानी मध्यम भूमि है उसमें किस तरीके से खेती करनी है, या जो निचली भूमि यानी कि दोन भूमि है उसमें किस तरीके से फसल बोने हैं। अब हम लोग उसको जानते हैं। तो ऊपरी जमीन टांड में किस प्रकार से कृषि की जाए? तो इस प्रकार की जमीन में 90 से 95 दिनों की फसलों को लगाना चाहिए। ऐसे फसल लगाए जाएं जो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाए, जैसे कि मकई, ज्वार, दलहन, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि। ऐसी भूमि में अंतराल खेती की जानी चाहिए, ताकि अगर कोई एक फसल का अगर सही तरीके से उत्पादन नहीं हुआ तो दूसरा फसल जो उसकी भरपाई कर दे। तो अंतराल खेती की जानी चाहिए। सुखाड़ की हालात में यदि एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे बीच वाली जमीन में कृषि, यानी कि मध्यम जो भूमि है उसमें कृषि किस तरीके से करनी है। तो इस जमीन में जल धारण करने की क्षमता अधिक रहती है। ऐसे खेतों में जल का जमाव शुरू हो जाता है, जल का जमाव होता है ऐसे खेतों में।
इसमें मध्यम अवधि का धान जो 120 से 130 दिनों में तैयार होने वाली जो धान है, जिसका देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है कौन कौन से धान की जो फसल है जो 120 या 130 दिन में तैयार होती है। तो IR 36 AM 64, बिरसा 202, इसकी रोपाई या बुआई करनी चाहिए। धान को अक्टूबर में तुरंत काट करके इसमें चना, मसूर, तोरी, तीसी तथा जौ की बुआई कर दें। और जब धान जो है 120 या 130 दिन में जब तैयार हो जाए, बारिश के समय में जब धान बोया जाता है, तो जब 120 या 130 दिन में तैयार हो जाए तो तुरंत काट करके धान को यहाँ पर अलग जो चना, मसूर, तोरी, तीसी तथा जौ की बुआई की जानी चाहिए। बीच वाली जमीन में कृषि करने का तरीका है। अब निचली जो भूमि है उसमें किस प्रकार से कृषि करनी है, तो नीचे वाले जमीन में पानी का जमाव जुलाई के आखिरी सप्ताह में लग जाता है, इसलिए ऐसे खेतों में लंबी अवधि का धान लगाना चाहिए और धान को काट करके टमाटर या गर्मा सब्जी लगा दी जानी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे वर्षा आधारित उन्नत तकनीक के अंगीकरण में आने वाली समस्याएं। जो वर्षा आधारित जो तकनीक है उसको प्रयोग में लाने में या उसको क्रियान्वित करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं झारखंड में, अब हम लोग इसको जानें। पहली जो समस्या है वो है ऊपरी जमीन की अम्लीयता, क्योंकि जो झारखंड में जो ऊपरी जमीन है, जो टांड भूमि है, उसमें अम्लीय भूमि रहती है और यहाँ की जो ऊपरी भूमि में भूक्षरण के कारण उपजाऊ जो ऊपरी परत है वो बह जाती है। जो टांड भूमि है उसमें भूक्षरण बहुत ज्यादा होता है, तो इस कारण से जो उपजाऊ परत होती है वो बह जाती है। जमीन की कम जल धारण क्षमता, तो अधिकतर भूमि जो है झारखंड की वो लाल मिट्टी से ढकी हुई है और इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है वो कम होती है, तो ज्यादा समय तक नमी जो है इसमें नहीं रह पाता है। वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा नमी सोख लिए जाते हैं, ज्यादा समय तक नमी नहीं धारण हो पाता है, तो ये एक समस्या होती है वर्षा आधारित कृषि में। यहाँ वर्षा का वितरण बराबर नहीं है और कभी कभी समय पर भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वर्षा का वितरण भी अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, किसी भाग में वर्षा कम होती है, किसी भाग में थोड़ा सूखा का प्रभाव रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षा सही समय पे नहीं होता है, थोड़ा देरी से आता है, या पिछले वर्ष की तुलना में औसतन वर्षा कम हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं झारखंड में। झारखंड में परंपरागत कृषि होती है और लोगों को फसल के बदलाव की तकनीक नहीं मालूम है। किसानों में जागरूकता का अभाव है, किसानों को ये पता नहीं है कि वर्षा आधारित कृषि की तकनीक क्या है, उनके पास जानकारी का अभाव है। इस कारण से भी वर्षा आधारित उन्नत जो तकनीक है उसका प्रयोग किसान नहीं कर पाते हैं और जो झारखंड में जो कृषि है वो जीविकोपार्जन कृषि है, ना कि व्यावसायिक कृषि है। निर्यात नहीं होते हैं और यहाँ के लोगों के भरण पोषण के लिए ही वो कृषि होते हैं। अच्छे बीज तथा खाद्य का अभाव है और सरकार के द्वारा समय पर बीज तथा खाद का प्रबंध करनी चाहिए। झारखंड में अच्छे बीजों का अभाव है, अच्छे खाद का अभाव है और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर अच्छे बीज और खाद जो है वो किसानों को दिए जाएं, ताकि किसान जो है इन अच्छे तकनीकों को अपना करके अपनी आय को दोगुनी कर सकें, अपनी स्थिति में बदलाव ला सकें, गांव का विकास कर सकें, कृषि का विकास हो, राज्य डेवलप हो, देश डेवलप हो। यहाँ मैंने समस्याओं को डायग्राम के माध्यम से बताया है। वर्षा आधारित उन्नत तकनीक का अंगीकरण में समस्या, अम्लीय भूमि, भूक्षरण, मिट्टी की कम जल धारण क्षमता, परंपरागत कृषि, अच्छे बीज तथा खाद का अभाव, वर्षा का असमान वितरण, यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्षा आधारित उन्नत कृषि तकनीक को अंगीकृत करने से किसानों के खेतों में फसलों की उपज दुगुनी बढ़ सकती है और इससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये हुआ आज का पहला प्रश्न। तो और टाइम भी बहुत कम है और मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने कर लिए हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो अब समाप्त हुआ। अब कोशिश करती हूँ दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर करा देने के। अगर टाइम बचेगा तो तीसरे क्वेश्चन के भी आंसर कराऊंगी, नहीं तो एक वीडियो के तुरंत बाद आपको दूसरे वीडियो भी मिलेंगे। और इस तरीके से करके एग्रीकल्चर साइंस के क्लासेस भी मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इसको खत्म करने की और काफ़ी गहराई में अध्ययन कराने की, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपके प्रश्न छूटे नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, कृषि विज्ञान से संबंधित है, एग्रीकल्चर साइंस से है। प्रश्न पत्र 6 का एक भाग है। प्रश्न क्या है अब हम लोग वो देखते हैं।
झारखंड में जलवायु परिवर्तन ने फसल प्रतिरूप को किस प्रकार से प्रभावित किया है? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जलवायु अनुकूल फसलों की क्षमता और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार से कृषि जो है वो प्रभावित हो रही है, और फसलों की क्षमता मतलब जलवायु परिवर्तन, माफ कीजिएगा, जलवायु अनुकूलन, फसलों की क्षमता और चुनौतियों का वर्णन करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। तो झारखंड मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की कृषि सामान्यतः परंपरागत ढंग से की जाती है और कृषि जीवन निर्वाह प्रकृति की है। झारखंड की कृषि मानसून पर निर्भर है। जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि मानसून पर आधारित कृषि है, परंपरागत ढंग से यहाँ कृषि की जाती है और जीवन निर्वाह कृषि है। यहाँ जीवन निर्वाह प्रकृति वाली कृषि है। खाद्य फसलों में चावल की प्रधानता है। चावल का उत्पादन यहाँ अन्य फसलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। चावल की खेती ज़्यादा भूमि पे की जाती है, जिसकी कुल बुआई यानी कि चावल की कुल बुआई वाले क्षेत्र के 60% भाग पर खेती की जाती है। कुल बुआई वाला जो क्षेत्र है उसका 60% भाग पर धान की खेती की जाती है। लघु और सीमांत कृषि जोत मौसम संबंधित अनियमितताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ये जो खेती है वो लघु और सीमांत कृषि जोत मौसम संबंधित अनियमितता के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। किसी वर्ष अगर बारिश नहीं अच्छी हुई तो फसल बर्बाद होने के चांसेस रहते हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा पर भी आंच आने लगते हैं। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कृषि गतिविधियों में देशव्यापी स्तर पर गिरावट परिलक्षित होता है। पूरे देश में ही कृषि गतिविधियों में गिरावट आई है। झारखंड में भी यह स्थिति रही। 2017-18 की तुलना में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में गिरावट देखी गई है। अब हम लोग थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें। देखिए, वर्ष 2017-18 में धान के कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः 1735,000 हेक्टेयर पे धान का उत्पादन ये फसल क्षेत्र के अंतर्गत था, धान फसल क्षेत्र था ये, एवं 5,109,000 टन की तुलना में हाँ माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ देखिए, वर्ष 2017-18 में धान के कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः 1735,000 हेक्टेयर एवं 5,109,000 टन की तुलना में 2019 से 20 में यह क्रमशः 1338,000 हेक्टेयर एवं 2,991,000 टन रहा। इसी प्रकार से गेहूं का कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन 2017-18 में क्रमशः 221,000 हेक्टेयर एवं 470,000 टन की तुलना में 2018-19 में क्रमशः 164,000 हेक्टेयर एवं 300,000 टन रहा। फसल क्षेत्र और उत्पादन में गिरावट के कारणों में वर्षा की कमी काफी महत्वपूर्ण रही। वर्षा की कुल कमी 2018 में 28% जबकि 2019 में 21% रही है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो रही है, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। ये 2 क्वेश्चन, ये तो दूसरा ही क्वेश्चन मैंने शुरू किया था जिसमें मैंने अभी आपको केवल भूमिका पढ़ाया है। मुख्य भाग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्षा जल संचयन की प्रमुख विधियाँ, इसका वर्णन करना है। तो जल्द ही ये क्लास भी मैं लेकर आऊँगी। आज कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।